नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और 5 की बात में सबसे पहले बात सचिन पायलट और गहलोत के टकराव की। राजस्थान में सितंबर के महीने में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के पहले जो सीएलपी मीट हुई थी या होनी थी वो हुई नहीं, वहां पर विधायक पहुंचे नहीं और विधायकों ने बगावत कर दी। पायलट कैंप ने इस पर पहले कोई बयान नहीं दिया था, लेकिन अब कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और उसके बाद सचिन पायलट ने ये मांग की है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। तब गहलोत दिल्ली आए थे, आलाकमान से उन्होंने माफी मांगी थी। अब सचिन पायलट ने इस पूरे टकराव पर अपने कड़े तेवर दिखाए और कहा कि विधायक दल की बैठक के बागियों पर एक्शन लिया जाए। 25 सितंबर को दिल्ली से गए पर्यवेक्षकों के साथ ये बैठक होनी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन इसमें जयपुर गए थे, लेकिन बागी विधायक जो थे वो वहां पर पहुंचे नहीं, जिस पर सचिन पायलट अब कह रहे हैं कि बागी विधायकों को इस पर जवाब देना होगा और नोटिस भी भेजा गया है बागी विधायकों को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ये अनुरोध है कि अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, राजस्थान में निर्णय न ले पाने का माहौल खत्म हो। जहां तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, आप सब जानते हैं कि 25 सितंबर को एक सीएलपी की मीटिंग कॉल की गई थी। वो मीटिंग हो नहीं पाई और उसके लिए खुद मुख्यमंत्री जी ने सॉरी फील किया और माफ़ी मांगी पार्टी से भी और हमारी पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से भी। उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए थे, माखन जी और खड़गे साहब, उन दोनों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया और उस सब का संज्ञान लेने के बाद एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इंडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिसिप्लिन माना गया, नोटिस दिया गया, जवाब मांगा गया और उसके बाद कोई भी निर्णय ना लिया जाए। निर्णय लिया जाएगा और जल्द लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूं। तो ये कह रहे हैं या मांग कर रहे हैं सचिन पायलट कि जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई हो। अशोक गहलोत ने कहा है कि हम चाहते हैं कि सब लोग डिसिप्लिन का पालन करें। बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भी कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के पालन चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए, जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार कैसे बनाएं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं मेरी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस समय राहुल गांधी की यात्रा जो इतनी लंबी चल रही है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। वो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए कि लोग बयान दें और तमाम तरह की मांग करें। तो क्या आपको लगता है हर्षा, ये टकराव एक बार फिर से सामने आया और अब सचिन पायलट कैंप या सचिन पायलट जो नहीं बोल रहे थे अब वो बोल रहे हैं, इसका क्या असर होगा और कितना महत्वपूर्ण है ये बयान? अब देखिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में जो राजनीति सुलग रही है, लगता है कि वो कभी भी अब भड़क सकती है। और खासकर ऐसे समय में जब राहुल गांधी की यात्रा 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। वैसे में अगर राजस्थान में खींचतान रहेगा, राजनीतिक दरारें रहेगी, तो उस यात्रा को सफल बनाना अपने आप में एक चुनौती रहेगा। दूसरी ओर ये भी बात राजस्थान के सामने है कि चुनाव अब सिर्फ 13 महीने दूर है और यानी कि गवर्नमेंट को पूरी तरह से अब चुनाव प्रिपेयर्डनेस के लिए जाना चाहिए। उनको अपनी पूरी जो मशीनरी है चुनाव की नजर रखते हुए अब तैयारियां करनी चाहिए। अगर वो बहुत देर तक इन दरारों को बढ़ते देने दे
तो उसका खामियाजा उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये एक राजनीतिक सच है। लेकिन क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी एक्ट कर पाती है, डिसाइसिवली एक्ट कर पाती है, ये पार्टी को ही डिसाइड करना है। लेकिन आज जो तेवर सचिन पायलट के हमने देखे, वो काफी सख्त तेवर हमको दिखाए गए और लगता है कि अब वो चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि कल 2 एमएलएज भी उनके पक्ष में बोले थे। राजेंद्र गूढ़ा जो बीएसपी के एमएलए थे, बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में उनका विलय हुआ, और अशोक गहलोत के बहुत ही करीबी माने जा रहे थे, उन्होंने भी बोला है कि आप सीएलपी बुलाइए और जो राजस्थान में इनडिसिशन का क्लाइमेट है उसको खत्म कीजिए। साथ ही वेद प्रकाश सोलंकी भी बोले हैं। गहलोत की तरफ से हम देख रहे हैं कि अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आप चुप्पी साध के रखिए, अभी इनडिसिप्लिन नहीं कीजिए। तो लगता है कि वो और समय चाहते हैं, शायद बताया जाता है कि बजट तक वो समय चाहते हैं। लेकिन जो दूसरा खेमा है पार्टी का, वो कहता है कि अगर आप इसका कोई राजनीतिक रिजल्ट देखना चाहते हैं अगले चुनाव में, तो आपको टाइम देना पड़ेगा और डिसीजन अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल तो कम से कम चाहिए। अगर लीडरशिप चेंज होता है तो 1 साल चाहिए तैयारी करने की। जी, अगर लीडरशिप चेंज होता है तो 1 साल चाहिए तैयारी करने के लिए। राहुल गांधी की यात्रा वहां 1 महीने के अंदर पहुंचने वाली है, राजस्थान में प्रवेश करेगी, ये भी बहुत ज्यादा अहम है। ऐसे मौके पर सचिन पायलट का बयान देना। धन्यवाद आपका हर्षा। तो दिल्ली और एनसीआर में एक बार फिर से भयंकर प्रदूषण है। एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन 300 के पार है। उसका मतलब क्या होता है वो आप ऐसे समझिए कि जो WHO मानक हैं उसके मुताबिक 0 से लेके 100 तक अगर AQI है तो उसे ठीक माना जाता है। 0 से 50 तक अच्छा और उसके आगे उसे ठीक माना जाता है। लेकिन आज दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 दर्ज किया गया। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम में AQI 300 के पार है। तो AQI यानी हवा में जो तमाम तरह के प्रदूषण कण सस्पेंडेड हैं, नोएडा में 406 के ऊपर रहा, जो कि सीवियर श्रेणी में बताया जा रहा है। ऐसा ही अगर रहा तो ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतिम चरण को भी लागू किया जा सकता है। जितना प्रदूषण बढ़ता है उसी हिसाब से इसके ऊपर तमाम तरह की जो प्लानिंग होती है उसे लागू किया जाता है। ये आंकड़े जो प्रदूषण के हैं वो सफर ने जारी किए हैं, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च इन इंडिया। दिल्ली एनसीआर में इस भयावह प्रदूषण के कई कारण हैं। लगातार ये बात होती है कि जैसे जैसे तापमान कम होता है, सर्दियां आती हैं, प्रदूषण बढ़ता है, पर इसका जिम्मेदार जो है वो कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट में जो केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया नवंबर 2021 में, उसके मुताबिक ही आवासीय क्षेत्र 10% जिम्मेदार है और जो पराली की चर्चा होती रहती है वो इसमें 4% का योगदान करती है। उद्योग जगत का प्रदूषण बहुत बड़ा है, 30%। धूल, मिट्टी और जो निर्माण लगातार चलता रहता है शहरों में वो 17% इसमें योगदान देता है। परिवहन 28%। तो उद्योग और परिवहन की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और जो अन्य सोर्सेज हैं वो 11% हैं। लेकिन चर्चा ज्यादातर पराली पर ही होती है। 17% प्रदूषण निर्माण और धूल मिट्टी का है, पर आप अगर देखेंगे तो बेरोक टोक निर्माण दिल्ली एनसीआर में ही सब जगह पे चल रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पंजाब में पराली जलना जो बंद नहीं हो रही है वो केंद्र की वजह से जल रही है। तो ये जो है वो ट्वीट है गोपाल राय का। लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने ये भी लोगों से अपील की है कि जहां भी निर्माण कार्य दिखे उसकी तस्वीर ग्रीन दिल्ली ऐप पर भेजें। पहला मैं निवेदन आज दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं, हमें अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करना है। पहला संकल्प हमें लेना है और उसके लिए आपके आसपास कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आप ग्रीन दिल्ली ऐप पर फोटो खींच करके आप जरूर भेजें। मैं अधिकारियों को भेजूंगा काम बंद कराने के लिए और जरूरत पड़ी तो मैं खुद आऊंगा। दिल्ली सरकार ने इस बीच कई तरह की पहल की शुरुआत की है जो हर साल दिखता है आजकल। जैसे कि एक तो ये है कि
रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। तो ये बताने के लिए कि प्रदूषण को रोकने के लिए वो कितने गंभीर हैं। वैसे आजकल कई जगहों पर स्मॉग गन्स जो हैं वो भी नजर आ रही हैं। तो इसी कड़ी में जो ये एक पहल है रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ, उसे लेकर भी अब एलजी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। एलजी ने कहा है कि इसके कोई सबूत नहीं है कि गाड़ी बंद करने से रेड लाइट पे प्रदूषण कम होता है, और ये जो फाइल गई थी उनके पास अप्रूवल के लिए वो उन्होंने लौटा दी है। आम आदमी पार्टी ने इस पर ट्वीट किया है और लिखा है कि एलजी साहब से निवेदन है कि दिल्ली के लोगों की सांसों पर राजनीति ना करें। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की फाइल एलजी साहब को दोबारा प्रस्तुत करेगी सरकार। लेकिन एलजी साहब ने यह भी कहा है कि यहाँ पे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को खड़ा कर दिया जाता है वो भी बहुत ही अमानवीय है, क्योंकि लगातार एक प्रदूषित हवा में वो खड़े रहते हैं। तो इस बीच में ये भी टकराव जो है वो नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने बात की है अरविंद नौटियाल से, जो बता रहे हैं कि दिल्ली के बाद दिवाली के बाद दिल्ली का जो मौसम है वो बहुत प्रतिकूल रहा, हवा बहुत धीमी रही और इस वजह से प्रदूषक दिल्ली और इस बेल्ट में रह गए। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के मेंबर सेक्रेटरी अरविंद नौटियाल हमारे साथ हैं। सर, अभी की स्थिति क्या कहती है जो धुंध है उसको? दिवाली के करीब 5-6 दिन तक उसके पश्चात थोड़ा सा देखा गया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत एडवर्स रहीं। हालांकि जो हमारे प्रयास हैं वो निरंतर चल रहे हैं, लेकिन चूंकि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो डिस्पर्स नहीं हो पा रहे थे एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन के नाते। एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में इसलिए कहूँगा क्योंकि हवाएं बिल्कुल भी करीब करीब जीरो स्पीड पे थी, और जो एक वेंटिलेशन कोएफिशिएंट होता है जिसको हम कहते हैं कि वो कितना पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करने में मदद देता है, वो बहुत कम मात्रा में आ गया था। तो ये एक एडवर्स क्लाइमेटिक फिनोमिना हम कहेंगे, जिसके चलते डिस्पर्सल नहीं हो पाया। और विंड्स ने भी अपना अपना डायरेक्शन समय समय पे थोड़ा चेंज किया। एक तो वेलोसिटी बहुत कम और ऊपर से डायरेक्शन फ्रीक्वेंटली चेंज होना, तो उसके नाते क्या हुआ कि सारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो दिल्ली या इस पूरी बेल्ट के ऊपर ट्रैप्ड हो गए, और उस ट्रैपिंग के चलते जो है डिस्पर्सल ना होने के नाते ये जो AQI में बढ़ाव नजर आया। हालांकि ग्राउंड पे सब लोग, सभी एजेंसीज अपने अपने दिशा निर्देशों का काफी अच्छी तरह से पालन कर रही हैं। हम उसका समय समय पे रिव्यू भी कर रहे हैं, और इसी स्टेप में जब ग्रैप के अलग अलग स्टेजेस हमने इन्वोक की हैं, ग्रैप स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, उसके तहत जितने भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स हैं उनका जो किस तरह से अनुपालन किया जा रहा है उस पर काफी अच्छी निगरानी हो रही है और एक्शंस भी चल रहे हैं। तो उम्मीद है, और जैसा कि देखा गया कि जैसे ही थोड़ा सा विंड डायरेक्शंस फेवरेबल हुई तो हम 1-2 दिन बीच में एक दिन हमारा काफी AQI सीवियर हो गया था, जैसा आपने देखा। और उसके पश्चात जब विंड्स चली और हमारे ग्राउंड एक्शंस और थोड़ा सुदृढ़ हुए तो उसके पश्चात ग्रेजुअली AQI और इम्प्रूव होने लग गया है जी। इस दौरान बीच में 2-3 दिन पराली का भी इफेक्ट ज्यादा देखा गया। पराली अपने आप में एक इफेक्ट तो है ही, बहुत बड़ा कॉज है, साथ में विंड डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि उसका कितना इंपैक्ट दिल्ली के एयर पोल्यूशन, NCR के एयर पोल्यूशन पड़ेगा। तो ये जो फिगर्स हैं करीब करीब 20%, 22%, 26% तक भी पहुंच गई थी, डिपेंडिंग ऑन विंड डायरेक्शन। उसका मतलब उसका कंट्रीब्यूशन, पराली का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ओवरऑल एयर क्वालिटी इन दिल्ली, तो उसके चलते भी इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। कंपैरेटिवली अगर देखें सर, पिछले साल से इस साल में, तो क्या अब वो कम लग रहा है कि पराली का कंट्रीब्यूशन कम है? अभी पीक नहीं हुआ है पराली सीजन का, और वैसे भी ये समय समय पर मैंने बताया कि नंबर ऑफ इवेंट्स अपने आप में नहीं डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेगा कि साथ में मीटरोलॉजिकल कंडीशन कैसी थी, विंड डायरेक्शंस कैसी थी। तो ओवरऑल आंकलन अभी करना, अभी ये स्टेज नहीं आई है कि हम ओवरऑल आंकलन कर सकें कि पराली का कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल एयर क्वालिटी इन द एंटायर सीजन कैसा रहा। मतलब अभी AQI 10 परेशान कर रहा है, 2.5 परेशान नहीं कर रहा। 10 प्रीडोमिनेंट है अभी, 10 और 2.5 जनरली हमारा 10 ही प्रीडोमिनेंट रहता है, PM10। और वो इस तरह की जो गतिविधियां हमारी ओपन एयर वाली और कंस्ट्रक्शन, रोड डस्ट, जो हमारी आम दिनचर्या में हमारी एक्टिविटीज हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, उनसे जो होने वाला है उत्सर्जित जो पॉल्यूशन है वो ज्यादातर PM10 कंट्रीब्यूट करता है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
तो ये जहरीली हवा जो है वो दिल्ली का दम घोट रही है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो मरीज आ रहे हैं वो ज़्यादातर इस शिकायत के साथ आ रहे हैं कि उनकी आंखों में जलन है, सीने में जलन है और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और जो बुजुर्ग या बच्चे हैं ख़ास तौर पे उनमें यह समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हर साल इस मौसम में इन मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इस पर काम क्या हुआ है, अगर आप पिछले कुछ सालों में अगर हम तुलना करें तो क्या बेहतर हुआ है? दिल्ली और एनसीआर की हवा क्या सुधरी है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीकेडी नाम्बियार, बीजेपी समर्थक, रीना गुप्ता, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, अविकल सोमवंशी, प्रोग्राम मैनेजर, क्लीन एयर कैंपेन, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। मैं ये समझना चाहती हूँ सबसे पहले रीना जी आपसे कि एक बात ये लगातार कही जाती रही कि पराली अगर रुक जाए, जलाना अगर कम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए तो दिल्ली की हवा साफ हो सकती है। साल दर साल ये वादे किए गए दिल्ली सरकार की तरफ से भी कि पराली जलती है पंजाब हरियाणा में, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे। अब ये सवाल पूछा जाएगा कि पंजाब में आपकी सरकार है, इस साल भी पराली जलाना बंद क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं बंद हो पाया? नगमा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये सर्दी के मौसम में पूरा जो हमारा उत्तर भारत है, जो इंडो गैंजेटिक प्लेन जिसको हम बोलते हैं, पूरे उत्तर भारत में इस समय हवा खराब होती है। तो जितने भी उत्तर भारत के देश हैं, चाहे गांव हैं, उनमें ठंड के कारण और पराली के कारण, तो यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन सारे स्टेट्स में इस समय किसान जो है पराली जलाते हैं। आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, लखनऊ, कानपुर, सब जगह हवा खराब है। दो कारण है, एक तो ठंड की वजह से जो मिक्सिंग हाइट है वो कम हो जाती है और दूसरा पराली का। तो दिल्ली सरकार बहुत सारे कदम उठाती आ रही है, उसी की वजह से इस साल एक्चुअली अगर हम देखें तो जो दिवाली के अगले दिन भी जो हवा थी वो काफी साफ थी। और हमने दिल्ली सरकार ने और पंजाब सरकार ने, नगमा जी खत्म करने दीजिए, आप ही के पॉइंट पे आ रहे हैं। दिल्ली सरकार ने और पंजाब सरकार ने मिलके केंद्र सरकार को एक प्रपोजल दिया था कि पराली जलाने को रोकने के लिए उसका एक ही तरीका है कि आप किसानों से वो पराली को आप परचेज कर ले। हमने प्रपोजल दिया था कि 2,500 रुपए हर एकड़ हम किसान को देना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता भी इंपैक्ट होती है। तो दिल्ली सरकार उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगी, पंजाब सरकार देगी और सेंटर से कुछ कंट्रीब्यूशन मांगा था। क्योंकि आपको पता है कि पूरे देश का टैक्स का ऑलमोस्ट 70% पैसा जो होता है वो केंद्र के पास जाता है। तो हमने केंद्र से मदद मांगी थी कि क्योंकि ये पूरे नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है और इसमें जितनी भी स्टडीज अगर आप देखें, आपको तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो हम, एक मिनट ली रीना जी बस दिखा दें कि जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं पराली जलने की। पराली जो जल रही है वो किस बेइंतहा जल रही है, कहीं कुछ रोक नहीं है। आपने कहा कि प्रपोजल देखिए, ये देखिए, तो अगर इस तरह से पराली जलेगी तो सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं, दिल्ली एनसीआर हवा तो कोई सीमा देखती नहीं, प्रदूषित तो हवा होगी ही होगी। मैं इसलिए पराली की बात पूछ रही हूं, हालांकि पराली का कंट्रीब्यूशन यहां अविकल बैठे हैं बताएंगे, और हमारे पास हमने एक ग्राफिक्स भी दिखाया जो हलफनामा दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि सिर्फ 4% है। बहरहाल साल दर साल पराली पे हल्ला होता रहा कि पराली की वजह से प्रदूषण है, प्रदूषण इंडस्ट्रीज की वजह से 30% है, प्रदूषण कंस्ट्रक्शंस की वजह से और बाकी जो गतिविधियां हैं 17% है। पर पराली की जहां तक बात है रीना जी, आम आदमी पार्टी ये कहती रही थी कि पराली वहां जल रही है, वहां कांग्रेस की सरकार थी पहले पंजाब में, वो रोक नहीं लगाते थे, क्यों नहीं सरकार वहां पे कुछ कर पा रही है? आपकी सरकार है तो ये पूछा जाएगा। तो अब मामला केंद्र सरकार पे आ गया है, तो आप बताएंगे पीकेडी नाम्बियार की केंद्र सरकार इसमें क्या अड़ंगा लगा रही है, क्यों नहीं किसानों से पराली खरीदी जाती है, इसमें सियासत क्यों है? एक तरफ नगमा जी, ये तो एक मजाक है कि आपको याद होगा पिछले साल इसी टाइम पे हम लोग जब डिबेट कर रहे थे प्री दिवाली और पोस्ट दिवाली और प्रदूषण के ऊपर, पूरे आम आदमी पार्टी पूरा जोर जोर से यही कह रहा था कि ये पूरी हवा, ये पराली की जो हवा भेजा जाता है पंजाब से, एंड लगभग 70% है पंजाब से और थोड़ा बहुत यूपी और या हरियाणा से। अचानक आज जब पंजाब में आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आ गया, सीधा आम पहुंच गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सब कुछ करना है तो फिर तो हमारे देश के अंदर तो राज्य सरकारों की तो कोई जरूरत ही नहीं है।
मुझे लगता है कि ये हम 7.5 साल के बाद जब हम एक गवर्नमेंट हमने चुना, हमने एक गवर्नमेंट इसलिए दिल्ली में चुना है कि ये ठीक है एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट देगा, करप्शन फ्री गवर्नमेंट देगा, हमें अच्छी हवा देगा, ये सब सोच कर था। ना यमुना साफ हुई, ना दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इतना बेवकूफ मत समझो कि दैट ये इतना भी समझ में नहीं पाएगा कि जो पढ़ा लिखा लोग, काफी लोग हैं दिल्ली के अंदर, और हम एक एनुअल रिचुअल की तरह, जो मीडिया के साथ भी एक ही बहुत बड़ा चैलेंज है इसके ऊपर, आप ये एनुअल रिचुअल की तरह हम कुछ दिन इसके ऊपर चर्चा होगा, वो कुछ दिन के बाद फिर हम भूल जाते हैं। और हमें जो गवर्नमेंट, हम हर चीज के लिए कहते हैं कि गवर्नमेंट जो रूल करते हैं, जो रीना जी आरोप लगा रही हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से इसमें अड़ंगा लगा, वो है क्या? एक मिनट, वापस आऊंगी पीकेटी नाम्बियार। रीना जी, आरोप क्या? केंद्र सरकार कैसे आपके काम में अड़ंगा लगा रही है? देखिए नगमा जी, जितनी भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे यमुना की हो चाहे हवा की हो, हवा की बात कर लेते हैं, पराली पे। हाँ, नहीं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वेरी सिमिलर नगमा जी। ये जो होती है, ये एक स्टेट अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर सकती, यमुना कई स्टेट से बहती है। उसी तरह जो हवा है, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दे, दिल्ली में जो है बात तो सही है, पर समस्या पंजाब हरियाणा से थी, तो पंजाब में आपकी सरकार है, तो वहां पे सरकार, मतलब उनका कहने का मतलब ये पीकेटी नाम्बियार का कि अब बात क्या सिर्फ केंद्र पे आ गई? पहले था कि पंजाब सरकार। केंद्र सरकार को नगमा जी, केंद्र सरकार को CAQMS जो बनाया है उसको सबको बिठाना पड़ेगा साथ साथ, और जो सॉल्यूशंस हैं उन पे हमें अमल करना पड़ेगा। पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा प्रपोजल दिया कि किसान के पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वो पराली जलाता है। उससे अगर हम पराली खरीद लें किसान से, और वो पराली को खरीद के बहुत सारे उसके यूजेस किए जा सकते हैं, ये हमने प्रपोजल भेजा था। ठीक है, बिल्कुल गलत। पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, ठीक है। यूपी के लिए, पीकेडी इसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये गलत बात है। बताइए क्या बात है, आपत्ति आपको? बिल्कुल गलत 3 बार मैं बोल रहा हूँ, इसलिए गलत कह रहा हूँ। आप पिछली बार का, पिछले साल का, रीना जी एक मिनट, पिछले साल का आपका खुद का डिबेट, आपका आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अलग अलग बातें आप सुन लीजिएगा। आपने कहा है कि कितनी कदम आपने ले चुका है। आपने बोला इलेक्ट्रिकल बसेस की बात की, आपने बोला है कि जो टावर लगा देंगे कि जिससे प्रदूषण को खींच कर ठीक कर देंगे, कितनी विज्ञापन किया है आप खुद याद करो। आपने उसके बाद तीसरी बात आपने कहा कि दैट ये सब कुछ दिवाली की वजह से होते हैं, दिवाली में पटाखा जलाने के, दिवाली का पटाखा तो आपने 3 साल से लगातार बंद भी कर दिया। देख लो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप कह रहे हैं कि सीधा सेंटर के ऊपर डाला हुआ है। अगर सेंटर को ही करना है तो आप एक काम करो ना, आप बंद करो, आपका पार्टी को बंद कर दो, या एटलीस्ट गवर्नमेंट से आप निकल लो। पर ये हम देख रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। पीकेटी नाम्बियार, आपने भी इस बात का जवाब नहीं दिया कि केंद्र सरकार को जो करना था, पराली से जुड़ी जो मांग रही, उसको किस तरह से अड़ंगा लगाया। पर मैं अब अविकल सोमवंशी के पास जाना चाहती हूँ, वो चुपचाप बैठे हैं, वो एक्सपर्ट है इस मामले में, मैं उनसे ये समझना चाहती हूँ। क्लीन एयर कैंपेन के वो प्रोग्राम मैनेजर है अविकल सोमवंशी, जो एफर्ट सरकार की तरफ से दिखाई दी, जैसे ये स्मॉग गन्स हो गई, या फिर अभी एलजी और आम आदमी पार्टी में एक नया टकराव है कि लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ। एलजी ने कहा है कि इससे कुछ होगा नहीं, इसको आप प्रूव कीजिए कि इससे क्या फायदा हो रहा है, और सिविल डिफेंस के लोगों को वहां खड़ा कर दिया जाता है। क्या फायदा इसका? आपको लगता है कि इसका कोई मतलब है, गाड़ी ऑन और लाल बत्ती ऑन गाड़ी ऑफ का, या इस तरह के जो एक्टिविटीज है, जो सीरियस कदम है, वो क्या उठाए गए हैं? ये जो एक्टिविटीज है, ये छोटी एक्टिविटीज ही कहूंगा, बिग गेम चेंजर एक्टिविटीज नहीं, लेकिन हर छोटी एक्टिविटी करना जरूरी है। वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर एयर पोल्यूशन इन द सिटी है कि लोगों को उतनी समझ नहीं है। दिस इज मोर ऑफ अ बिहेवियरल एडजस्टमेंट काइंड ऑफ वर्क, व्हिच इज अ गुड थिंग, बट दिस नीड्स टू बी बड़े कामों के साथ जो पर कैंपेन इतने चलाए गए, आपको लोगों के बिहेवियर में कहीं कोई बदलाव दिखा? या ये गाड़ी, मैं ये पूछ रही हूँ कि गाड़ी को अगर हम रेड लाइट पे बंद करते हैं, गाड़ी निकालें नहीं, कम से कम इस्तेमाल करें, वो एक बात हो सकती है, पर इससे कितना, और ये भी क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन है वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें, उसका योगदान है, पर कहाँ अभी तक इस मौसम में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों पर रोक नहीं लगी अब तक, जबकि प्रदूषण इतना ज्यादा है। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे उतना रोक नहीं लगा है, लोग इसको फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, और ये चिंता की बात है। सरकार को ज्यादा सख्ती से इन्फोर्स करने की जरूरत है, और ये जो चीजें हैं वो आपको पहले से लोगों को बता के रखने की जरूरत है। जो अब ये नवंबर के महीने में लोगों को याद आता है कि ऐसे ऐसे होगा,
वो दिक्कत हो जाती है। अगर आप पहले से शुरू कर दें कि इस समय आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कम करना होगा, बंद करना होगा, ये जो नियम कानून है उनको ठीक से समझाया जाए। अगर मैं आपसे ये कॉलोनी समझना चाहती के हूँ पास जाके कि क्या आप, अगर हमारे पास समय भी कम है पर हम पॉइंट्स में समझना चाहेंगे आपसे कि केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, आपको क्या कुछ पॉजिटिव कदम दिखे हैं पिछले कुछ सालों में प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण से लड़ने के लिए? कुछ पॉजिटिव कदम है। जो आपका लार्जर स्केल पे बात करें, जो इंडिया में भारत स्टेज 6 फ्यूल और इंजन आए, ये अच्छी बात है। जो आपका दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कोयले पे प्रतिबंध लगा, वो अच्छी बात है। जो आपका सरकार की तरफ से ये जो कंस्ट्रक्शन पे रोक वगैरह लगाई जा रही है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो स्केल पे नहीं हो रहा जिस स्केल पे ये बड़ी प्रॉब्लम है। जो इसकी वजह से हर मौसम, हर नवंबर में यही दिक्कत हमें देखनी पड़ती है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इस बार ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है कंपेयर टू पिछले कुछ सालों से। तो कुछ तो असर है, जो चीजें की गई हैं उसका हम देखते रहे कि अचानक से उतना नहीं बढ़ा जितना पिछले 2-3 साल में हमने देखा है, लेकिन फिर भी बढ़ रहा है। और इसको ना बढ़ने के लिए हमें और काम करने की जरूरत है। और जो हमारी पहल है, जो कैंपेन सरकार ने चलाई है, सेंट्रल और स्टेट सरकार, उसको बड़े स्केल पे और बहुत सख्ती से फॉलो करने की जरूरत है। जी, अब रीना जी बात कहना चाह रही हैं। रीना, बस हमारे पास समय खत्म है, मैं आखिरी बात आपसे सुनना चाह रही हूँ। नगमा जी, मैं बस यही कहना चाह रही थी कि हमें इसमें सेंटर स्टेट सबको मिलके काम करना पड़ेगा। जो रेड लाइट ऑन ऑफ आप बात कर रही थी, उससे रेड लाइट अगर हम सब अपनी गाड़ियां ऑफ करें तो 15 से 20% तक उस पे असर पड़ता है। लंदन वगैरह में सब जगह ऐसी कैंपेन्स चली हैं, लेकिन राजनीति इतनी बुरी स्तर पर ले आई है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी पॉजिटिव कैंपेन्स पे भी रोक लगाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान जो है वो सितंबर के महीने से उस पर चर्चा शुरू कर दी थी। तब से ये सारी कैंपेन्स और ये सारी चीजें फाइनल की जा चुकी थी। जो जहां तक कंस्ट्रक्शन की बात है, दिल्ली में इस समय कंस्ट्रक्शन पे रोक लगी हुई है। तो अगर लेकिन रीना जी, इसमें तो बहुत ज्यादा और विजिलेंस की जरूरत है, क्योंकि पूरे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। अब आपने कहा है कि ग्रीन ऐप पे इसको फोटोज लागू करा, रोज ही नगमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपने कार्यालय में कंस्ट्रक्शन चलाया हुआ था। कल वहां पे 5 लाख रुपए का फाइन लगा है। नगमा जी, सबको मिलके, नागरिकों को भी मिलके हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये तो सही बात है कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे पास नगमा जी, एक सेकंड। मैं इसका मतलब ये है कि आप सबके ऊपर, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी सबके ऊपर जिम्मेवारी दे दिया, बट खुद का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। कोई ना कोई, अगर वो जनता ने चुना हुआ जो मुख्यमंत्री है, उसका रोल क्या है? पिछले 1 साल से आपने क्या क्या कदम उठाया? इस बार भी ये सवाल सही है और बड़ा सवाल है कि दिल्ली की बात होगी तो मुख्यमंत्री और दिल्ली की सरकार से सवाल जरूर होंगे कि जिम्मेदारी आपकी तो है ही, और आपने क्या किया दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है। धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदूषण पे साल दर साल ये बहस हो रही है, लेकिन प्रदूषण के लिए किस तरह के ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जिससे प्रदूषण को इन बड़े शहरों में कम किया जा सके। लोगों को अपने बर्ताव, अपने बिहेवियर को चेंज करने की भी बहुत जरूरत है। इधर धड़ल्ले से निर्माण का काम अब भी जारी है। एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में, उसके बाद ईडी के समन पे नाराज हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिला है। खनन मामले में, खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कल सुबह 11:30 बजे बुलाया गया है। सोरेन खनन पट्टा देने के लिए लाभ के पद के आरोप का सामना कर रहे हैं। कल रांची स्थित ईडी के कार्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें जाना होगा। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा के आवास पर भी छापेमारी हुई है। पंकज मिश्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य आरोपी हैं। मिश्रा को 19 जुलाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। चुनाव आयोग ने अगस्त में राज्यपाल रमेश बैस को उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए एक याचिका पर अपनी राय भेजी थी। हालांकि इस पर अभी फैसला आना बाकी है। हेमंत सोरेन को बृहस्पतिवार को ईडी के सामने पेश होना है, लेकिन उम्मीद कम है। उनके वकीलों के द्वारा समय मांगा जाएगा। आज साहबगंज में एक सभा को संबोधित करेंगे वो जहां पर इस समन के बारे में वो बात करेंगे।
क्या गरीब को राहत पहुंचाना भ्रष्टाचार है क्या? आज यहां पर संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग किस तरीके से किया जाता है वो दिखता है स्पष्ट रूप से। यहां पर मनरेगा में खूंटी में लोग जांच करता है, जांच करते करते साहेबगंज आके घुस गया है, क्योंकि यहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को कैसे रोकना है बताओ इस विकास कामों से? अजीबो हालत। खैर, उसका भी माकूल जवाब मिलेगा, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक इस राज्य के जनमानस का समर्थन हो, उस सरकार को कभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर मैदान में उतरी है। कांग्रेस कई नए वायदों के साथ सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। इस बार तीसरी ताकत के तौर पर आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। हिमाचल के दिल में क्या है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं शिमला के मतदाताओं के बीच। आप पीछे ये पहाड़ देख रहे होंगे, ये वादियां देख रहे होंगे, बदन पे स्वेटर देख रहे होंगे, समझ ही गए होंगे कि हम इस वक्त एक चुनावी राज्य में हैं और चुनावी राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये पैटर्न रहा है, रिवाज रहा है कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है। 1985 से लेकर अब तक हर चुनाव में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस रहती है। लेकिन क्या इस बार यहाँ पर राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? हम कोशिश करेंगे जानने की कि हिमाचल के दिल में क्या है। हम इस वक्त शिमला में है। शिमला में ज़्यादातर तो टूरिस्ट रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा टूरिज्म से ज़्यादा है चुनाव की। वीरभद्र के मरने के बाद जो यहाँ राजा भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, एक सिंपैथी है। पिछले बार उपचुनाव में मंडी से उनकी पत्नी जीती, प्रतिभा सिंह इस वक्त प्रदेश की अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस की। उधर जयराम ठाकुर जो एक तरीके से कहिए धूमल साहब चुनाव हार गए पिछली बार, तो वो मुख्यमंत्री बन गए, लोग उन्हें एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, वो उनका चेहरा है। अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं, योगी भी आ रहे हैं, स्मृति ईरानी भी आ रही है, पूरी बीजेपी की मशीनरी कैंपेन कर रही है। तो क्या इस बार हिमाचल का दिल वापस जाएगा बीजेपी के पास या फिर दिल बदलकर हिमाचल अपना दिल दे देगा कांग्रेस को? इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास लोग भी होंगे। सबसे पहले मैम से बात करते हैं। मैम, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरती चौहान है। तो आप यहाँ शिमला में रह रही हैं, कितने सालों से रह रही हैं? देखिए, मैं यहाँ पिछले 43 ईयर्स से रह रही हूँ। मेरा बर्थ शिमला का ही है और मैं यहाँ पे बीजेपी से काउंसलर भी हूँ इंजन घर वार्ड से। अच्छा। और ये सीट मैंने इंजन घर को पहली बार 35 सालों में जीत कर दी है बीजेपी को। अच्छा, इस बार हिमाचल के दिल में क्या है? चलिए, आप तो बीजेपी के नेता हैं, बताइए। हर बात तो बदल जाता है कि राज और रिवाज, राज बदल जाता है, रिवाज बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बताइए। कैसी तैयारी है आप लोगों की? देखिए, इस बार काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं। जो शहर में देखा जाए तो इस समय शिमला में एक हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से कांग्रेस से हरीश जनाठा जी है, वहीं संजय सूद न्यू कैंडिडेट है, वो काफ़ी अच्छे कैंडिडेट है। तो यहाँ पे इस बार देखा जाए तो नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। नेक टू नेक कंपटीशन। देखिए, अभी तो आज सुबह मुख्यमंत्री से बात करके आए हैं हम लोग, इंटरव्यू करके आए। वो तो नेता वाली बात करते हो कि आप जमीनी कार्यकर्ता हैं। आपको लग रहा है कि जमीन पर लड़ाई इस बार कांटे की है? देखिए, ऐसा रहता है, मैं यंग हूँ, मैं यूथ हूँ। जो मेरे यूथ के जो रिव्यूज़ है, जो यंग के रिव्यूज़ है, मैं अपने सदन में भी अपनी पार्टी के अगेंस्ट 3 बार लोगों के लिए बैठी हूँ। जो मेरे जो रिव्यूज़ है, जो हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। मैं संजौली में जो है इस टाइम, जहाँ से मैं आती हूँ इंजन घर, संजौली में, शिमला में जो सीट है इसमें कांटे की टक्कर चल रही है। आपने अपने मन की बात बता दी। आपने दिल की बता दी, इन्होंने बता दी दिल की बात। वो बाबा ने नहीं बताई, वो बोल रहे कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है। आप एक साइड, आप कांग्रेस, आप बीजेपी, बहुत बढ़िया। तो क्या है दिल में आपके रिगार्डिंग इलेक्शन आप बात? बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारे शो का नाम है हिमाचल के दिल में क्या है। दिल से दिल की बात, हिमाचल के दिल में क्या है, क्या लग रहा है, चर्चा क्या, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें वो सरकार चाहिए जो जनता के फेवर में काम करे। हमें कोई बीजेपी या कांग्रेस से लेना देना नहीं है। हमें तो वो सरकार चाहिए जो जनता की। सरकार तो बीजेपी की आएगी या कांग्रेस की आएगी? नहीं आएगी तो इनमें से ही लेना देना तो पड़ेगा ही आपको। नहीं, मेरी बात सुनिए ना आप। सवाल ये है कि जो जनता के लिए काम करे। सबसे पहली बात है कि इस महंगाई ने, जो 5 सालें गई, इस महंगाई में आप देखिए डॉलर कहाँ पहुँच गया। हम सेब उत्पादन करते हैं, सेब में इतना खर्चा हो गया कि आप पैकिंग मटेरियल का जो आपको 50-55 का मिलता था वो 75 रुपए का मिल रहा है। बहुत बुरा हाल है।
दवाइयाँ जो आपका खाद का कट्टा जो आपको लास्ट ईयर हमने जो 2000 का खरीदा आज 2900 रुपए का है। तो लूट मची हुई है यहाँ, तो बहुत बुरा हाल है, महंगाई से कमर टूट चुकी है। दिल्ली में तो लग रहा है कि ऐसे माहौल बना है बीजेपी रिपीट कर जाएगी आराम से, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश है। हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपनी देखना है, हमें अपनी स्टेट का देखना है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पता क्या है, मैं आपको बताऊँ, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की नहीं बात करता, मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर की अगर बात करें, वहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है ओपीएस है इस वक्त, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कांग्रेस आने की बात कर रहे हैं। यस, ये क्यों है कि आप जानते हैं कि बुढ़ापे में सबसे बड़ा आसरा क्या है, पेंशन का। जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलेगी उसको तो उसके बच्चे भी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में भेज देंगे कि ये तो हमारे को पालने को हो गया। अगर आपको पेंशन मिल रही है तो आपकी घर में भी इज्जत है। सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त ओपीएस, जो कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस ने वादा किया है कि वो पुरानी पेंशन योजनाएं बहाल कर दी, इसके बाद सर कर रहा है। महिलाओं से भी पूछते हैं, क्या नाम है माता जी आपका? सुनीता। सुनीता जी, आप हिमाचल की हैं, बढ़िया, इतनी खूबसूरत लग रही हैं आप, शिमला में रिज में खड़ी हैं, चुनाव आ रहा है, पता तो है ना आपको वोटिंग होने वाली है 12 तारीख। क्या मुद्दे हैं इस बार, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं के क्या मुद्दे, महिलाओं के ये कि महंगाई का मुद्दा है। हाँ जी, घर में क्या चर्चा हो रही है आपके? घर में ये बस सब चीज महंगी है, क्या करेगी महिलाएं, जो घर के आइटमें होती है वो सारी महंगी है। जयराम ठाकुर जी पसंद नहीं आ रहे, महंगाई कर दी, महंगाई कर दी, बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव चाह रहे इस बार। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। तो सुनीता जी ने कहा बदलाव चाह रहे हैं, सर ने कहा कि बीजेपी पसंद है, रिपीट करेंगे। सर आप कहाँ के हैं? बस हो गया। अच्छा ठीक है, आइए। तो यहाँ पर हमने सुना बुजुर्गों की राय भी और पुराने फौजियों की, महिलाओं की भी। वीडी शर्मा जी हमारे यहाँ पर पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं। शर्मा जी, यहाँ तो थोड़ा कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। जब हम दिल्ली से आए थे तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो है आराम से रिपीट करिए। वहाँ जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो कह रहे हैं कि भाई इस बार तो लग रहा है कि मामला खराब है, कांग्रेस का रिपीट नहीं होगा। यहाँ थोड़ा लग रहा है कांग्रेस यहीं भारी है जो या फिर माहौल है कांग्रेस का, लग रहा है कि कुछ इस बार बीजेपी का रिवाज बदल नहीं पाएगा। देखिए सौरभ जी, जो मुद्दे जनता कह रही है, महंगाई कह रही है, मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, तो मुद्दे तो है पब्लिक के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सरकार, जयराम जी कह रहे हैं रिवाज बदलेगी, जनता की आपके सामने राय है, तो टोटलिटी में लग तो ये रहा है कि शायद जनता खुश नहीं है। 68 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, पिछली बार 44 सीटें बीजेपी ने जीती और आराम से कंफर्टेबल सरकार बनी। प्रेम कुमार धूमल चेहरा थे, चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री भी नहीं बने, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बन गए। क्या लग रहा है कि धूमल प्रचार तो कर रहे हैं पर इस बार टिकट भी नहीं मिला, तो जयराम ठाकुर और धूमल की लड़ाई है बीच में, तमाम लोगों के टिकट कटे हैं। बीजेपी के लिए एक अच्छे संकेत नहीं कि उनके बहुत सारे नेता बागी हो गए। माहेश्वर सिंह रो रहे हैं वहां से, जो कुल्लू के राजा, उनका टिकट कटा, उनका बेटा लड़ रहा है इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है कि जो बागी है वो कहीं ना कहीं परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के लिए बनस्पत कांग्रेस के। हालांकि कांग्रेस में भी बागी थे लेकिन कांग्रेस मैनेज कर गई उस चीज़ को काफ़ी हद तक, लेकिन बीजेपी में अभी भी 20 के करीब बागी अभी भी मैदान में है। वो वही लोग हैं जिनके या तो टिकट कटे हैं या किसी दूसरे खेमे के लोग हैं। आप इसको धूमल खेमे के कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, लेकिन बागी जो है वो समस्या है, ख़ास तौर पर तब जब रिवाज बदलने की भारतीय जनता पार्टी बात कह रही है। शर्मा जी, आपने यहाँ देखते हैं धूमल साहब से आपकी मुलाकात हुई, प्रेम कुमार धूमल इतने बार मुख्यमंत्री, सबसे पुराने नेता हैं यहाँ बीजेपी के, उनसे उनका टिकट काट दिया। आप टिकट कटा तो मुख्यमंत्री बनने की तो बात ही नहीं है, जयराम ठाकुर ही चेहरा है। क्या है उनकी भावनाएं, कि आपसे बात हुई ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, क्या कह रहे हैं? देखिए, वो कह रहे थे कि जो आदेश पार्टी का होगा, पार्टी ने जब मुझे कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, जब मुझे कहा कि लोकसभा लड़ो, अब कहा मुझे आप विधानसभा लड़ो, जो भी आदेश कहते हैं हर पार्टी हाईकमान ने किए वो हमने किए, मैंने वही किया और आगे भी जो आदेश होगा। ये तो उनके आपसे कही, अंदर की बात क्या है? अंदर तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ उनके मन में था, कुछ कैसी कशमकश थी जो शायद वो पब्लिकली कह नहीं पा रहे, जहाँ तक कह नहीं पा रहे हैं। तो कुछ जो बागी कैंडिडेट हैं उनको कुछ साथ है क्या धूमल का, पीछे थोड़ा समर्थन है क्या? नहीं, हम समर्थन तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं दर्द तो है। दर्द तो है वो दर्द तो है, क्योंकि अगर धूमल साहब को टिकट दे देती बीजेपी तो क्या माहौल कुछ और होता?
हाँ, कुछ हद तक माहौल ये होता, जनता में एक विश्वास है, क्योंकि धूमल पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह लिए। और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अभी तक बीजेपी में प्रेम कुमार धूमल और कांग्रेस में वीरभद्र जी के गुजरने का कुछ सेंटिमेंट है, यहाँ पर कुछ संवेदना है, लोग उसका फायदा देंगे कांग्रेस को? जरूर जरूर, क्योंकि आज की डेट में भी जो है कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो वीरभद्र सिंह विकास मॉडल पर, हालांकि वीरभद्र सिंह नहीं है इस दुनिया में, लेकिन चेहरा वही ही है कांग्रेस पार्टी के हिसाब से। क्योंकि पहला अभी आपने देखा होगा बाई इलेक्शन भी हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने वीरभद्र, उनकी पत्नी जीती प्रतिभा सिंह, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की पुरानी पेंशन योजना की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, कांग्रेस सफल हो पाती है या नहीं हो पाती है, लेकिन ना राह बीजेपी की आसान है ना राह कांग्रेस की आसान है। और बीजेपी के नेता जो काउंसलर थे वो खुद कह गए हैं ये कांटे की टक्कर है, तो बीजेपी के नेता ये बात कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी आराम में जीत रही है, चुनाव खुला हुआ है, 12 तारीख को वोटिंग है और 8 दिसंबर को रिजल्ट है। तब तक हम लोगों से पूछते रहेंगे, जानते रहेंगे कि हिमाचल के दिल में क्या है। सहयोगी अशोक माले के साथ शिमला से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात मोरबी हादसे की। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो सिर्फ खानापूर्ति नजर आ रही है। अब तक पुल हादसे के सिलसिले में गिरफ्तार 9 लोगों में से 4 लोगों को स्थानीय कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एनडीटीवी को रिमांड ऑर्डर की कॉपी मिली है। उसके मुताबिक पुल मरम्मत करने वाले ठेकेदारों के पास योग्यता नहीं थी। 2007 और 2022 में बिना योग्यता वाली कंपनी को मरम्मत का ठेका दिया गया। पुल की फ्लोरिंग को बदला गया, पुराने केबल नहीं बदले गए। पुल का वजन नहीं सह पाया पुराना केबल। डेडलाइन से पहले खोला गया मोरबी का पुल। मरम्मत से पहले पुल का ऑडिट नहीं किया गया था। कोर्ट में आरोपी मैनेजर ने कहा कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। डिफेंस से तो वो बचा हुआ है कि भी हमको काम सौंपा गया, इसमें से किसने बताया कि मैं ग्राफिक इंजीनियर हूँ और हमको ये काम सौंपा गया तो हमने करा है। और हमारी तरफ से ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि जो 2 नॉन क्वालिफाइड पर्सन है वो छोटे आदमी है, उनको किसने काम दिया है। ये 2007 में और 2022 में रिनोवेशन का वर्क उनको किसने कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट उनको रिन्यू हुआ है। और जो 2 मैनेजर है वो ओरेवा कंपनी के मैनेजर है जिन्होंने वो फैब्रिकेशन का वर्क जो 2 आदमी थे उनको दिया गया जो नॉन क्वालिफाइड पर्सन है। और जो आरोपी पेश किए गए उन्होंने क्या उनसे कुछ पूछा गया, उन्होंने क्या बताया? उनसे कोर्ट ने नहीं पूछा, लेकिन वो अपने वॉलंटरी उन्हें बताया कि भैया हमको जयसुख भैया कुछ उनके कहने से कुछ हमने काम दिया गया है, ऐसा उन्होंने बताया। जो दोनों मैनेजर थे वो? हाँ, दोनों मैनेजर में से एक ने बताया और ये एक्ट ऑफ गॉड है। ये बात सही है कि उसने बोला होगा कोर्ट में, उसकी पेशी होगी तब कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। लेकिन हमारे मुताबिक, कानून के मुताबिक, कलम के मुताबिक जो एफआईआर दर्ज हुई है और क्रिमिनल धाराएं लगी हुई है उसमें 304, 308, 114 लगी है और क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का ऑफेंस है। इसमें एक्ट ऑफ गॉड का कुछ नहीं है। ये कानूनी जोगवाई के मुताबिक उसमें जो कानूनी क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें एक्ट ऑफ गॉड की कोई बात नहीं है। और इस वक्त ये खबर आ रही है कि भारत बनाम बांग्लादेश का जो मैच चल रहा था वर्ल्ड कप में, उसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की है। तो 5 की बात में इस वक्त इतना ही।